नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने समुच्चय के कुछ नियमों और कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे समुच्चयों के अंतराल के रूप में और उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और अनुचित उपसमुच्चय के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं। अगर किसी विद्यार्थी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख करके वह उन सभी समुच्चय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो समुच्चय को ही हम कंटिन्यू करेंगे और समुच्चय में हम देखेंगे कि इस बार हमारे पास अंतराल रूप में किस प्रकार से समुच्चयों को निर्धारित किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतराल रूप में रूप में समुच्चयों का निर्धारण। ठीक है, अंतराल रूप में समुच्चयों का निर्धारण। और इसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं? तो टोटल हमारे पास अंतराल रूप में 4 केस देखने को मिलते हैं। उन चारों केसेस के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतराल रूप में किस प्रकार से समुच्चयों को निर्धारित किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 अंतराल रूप बना देता हूँ, ठीक है, ताकि इसे समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, हमारे पास इस तरीके से 4 अंतराल रूप हैं और ये 4 अंतराल रूप किस प्रकार से हैं तो हम एक एक करके केस ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले केस नंबर 1। पहला केस क्या है कि कोई अगर x जो है वो बिलोंग करता है a और b के मध्य में, जहां पर हमारा जो कोष्टक है, दोनों ही कोष्टक यहाँ पर क्या है, छोटे वाले। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, छोटे वाला कोष्टक का मतलब होता है कि ये a सम्मिलित नहीं है और ये b भी सम्मिलित नहीं है। बात समझ में आ रही कि नारी? ठीक है, तो x बिलोंग्स यहाँ पर a और b होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो a और b के मध्य का आएगा, जहां पर यह a राशि और b राशि सम्मिलित नहीं होगी, लेकिन उनके बीच के जितने भी मान होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। तो x बिलोंग्स टू a से कि b के मध्य में अगर हम संख्या रेखा में किसी अंतराल को निरूपित करें तो निरूपण इस प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे केस नंबर 2 की, है ना। केस नंबर 2 क्या है? x बिलोंग्स टू हमारे पास यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट a कॉमा छोटा ब्रैकेट b। तो जब कभी भी बड़ा ब्रैकेट आए, बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है कि कॉर्नर पॉइंट, अंत वाला जो बिंदु होता है वह उसमें सम्मिलित होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर ये a है, ठीक है, तो इसमें मैं गहरा गोला कर देता हूँ, a से लगा करके ये b सम्मिलित नहीं है तो b में हम क्या लगाएंगे, खोखला गोला लगाएंगे। तो दोनों के मध्य का भाग जिसमें a तो सम्मिलित होगा किंतु b जो होगा वो सम्मिलित नहीं होगा, तो इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इसको निरूपित करने के लिए हम इस प्रकार का कोष्टक प्रयोग में लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी। केस नंबर 3, केस नंबर थर्ड है। इस बार x बिलोंग्स टू a सम्मिलित नहीं है किंतु b हमारा सम्मिलित है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, a पे तो खोखला गोला लगाएंगे और b पे गहरा गोला लगाएंगे। और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि a पे हमने खोखला गोला लगा दिया, लेकिन b को हमें गहरा करना पड़ेगा क्योंकि b जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, सम्मिलित होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास संख्या रेखा पर इस अंतराल का क्या होगा, निरूपण होगा। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को? ठीक है, लास्ट और फाइनल केस हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमें क्या करना है, x बिलोंग्स टू इस बार a को भी सम्मिलित करना है और b को भी सम्मिलित करना है। और a और b अगर दोनों ही सम्मिलित होंगे तो दोनों ही स्थानों पर गहरे गोले बनेंगे। a स्थान पर भी गहरा गोला बनेगा और b स्थान पर भी गहरा गोला बनेगा। और a और b के जितने भी बीच वाले मान होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। तो इस वाले केस में हमारे पास ये छोटा ब्रैकेट आएगा, ये बड़ा ब्रैकेट आएगा और लास्ट वाले केस में दोनों के दोनों बड़े ब्रैकेट देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है आप सभी को? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये निरूपण तो इनका होता है, साथ ही साथ इनको हम लेस देन ग्रेटर देन के साइन से या कि कम या ज्यादा के साइन से कैसे निरूपित करते हैं, तो देखिएगा उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। यहां से जब हमारी ये बात होगी तो x जो होगा वो a से b के मध्य होगा, मतलब ना तो a को सम्मिलित करना है ना ही b को सम्मिलित करना। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब हमारे पास ये अंतराल होगा तो उस केस में a तो सम्मिलित होगा किंतु b सम्मिलित नहीं होगा। ये निरूपित कर रहा है इसको और ये निरूपित कर रहा है इसको। ठीक है, इसका मतलब जब जब हमारे पास क्या आएगा, बड़ा वाला गोला आएगा, उस केस में हम क्या करेंगे, बड़े वाले गोले, बड़ा वाला जो गहरा गोला आएगा उस केस में हमें सम्मिलन का चिन्ह लगाना है और छोटे वाले में हमें जहां पे सम्मिलित का चिन्ह नहीं है वहां पर हमारे पास कौन सा आएगा, खोखला गोला आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर a सम्मिलित नहीं है
किंतु बी सम्मिलित है, तो बी में हम सम्मिलन का चिन्ह लगाएंगे, यह इसको निरूपित करेगा। लास्ट वाला केस हमारा क्या होगा, इस केस में ए और बी जो है वो दोनों ही हमारे सम्मिलित है, तो ए और बी दोनों में ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह साथ में लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो अंतराल रूप होता है, जिसमें हम संख्या रेखा पर भी निरूपित करते हैं, ब्रैकेट के रूप में भी लिखते हैं, कोष्टक के रूप में भी लिखते हैं, और इस प्रकार से असमीका के रूप में भी इन अंतराल रूप को निरूपित किया जाता है। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न ये है कि x जो है वो बिलोंग्स टू है 1 और 2, है ना। इसे हमें किस में निरूपित करना है, संख्या रेखा पे तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ हमें अंतराल रूप में भी लिखना है ना। तो देखिएगा कैसे इसका निरूपण होगा, यहां से थोड़ा गौर कीजिएगा। हमारे पास अगर हमें इसे संख्या रेखा पे निरूपित करना है, ठीक है, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, एक देखिएगा, एक सम्मिलित है तो ए पे हम गहरा गोला करेंगे, 2 सम्मिलित है तो 2 पे भी गहरा गोला करेंगे, ये अपने पास 1 आएगा, ये 2 आएगा, और दोनों के बीच का पूरा अंतराल यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसे असमीका रूप में लिखना होता तो हम क्या करते हैं, 1 भी सम्मिलित होगा और 2 भी सम्मिलित होगा। तो इस प्रकार से अंतराल रूप में और संख्या रेखा रूप में इनको हमने क्या किया, यहाँ पर निरूपित किया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल पहला था, ये एग्जाम्पल दूसरा। x बिलोंग्स टू अगर मैं लेता हूं 3 में तो छोटा ब्रैकेट लगाता हूं और 4 में भी छोटा ब्रैकेट लगाता हूं, तो गौर कीजिएगा 3 और 4 दोनों में अगर छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, तो यहां से देखिएगा, यहां से अपने पास ये 3 आ जाएगा, और 3 देखिएगा, 3 आने का मतलब क्या होगा, यहां से देखिएगा 3 का मतलब है यहाँ पे हमारे पास 3 में हमें गहरा गोला नहीं लगाना है, हल्का गोला लगाना है, और 4 में भी गहरा नहीं लगाना, हल्का लगाना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और दोनों के बीच वाला जो भाग होगा वह हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इसका मतलब x का जो मान होगा वो 3 और 4 के मध्य होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हमने सम्मिलन का चिन्ह इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ना तो 3 सम्मिलित है, न ही संख्या 4 सम्मिलित है, तो दोनों में सम्मिलन का चिन्ह नहीं आएगा। सम्मिलन का चिन्ह नहीं आएगा मतलब खोखले गोले आएंगे, खोखले गोले का मतलब है हमेशा दोनों में कौन सा आएगा, छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर तीसरे की। एग्जाम्पल नंबर तीसरे में मैं बोलता हूं कि x बिलोंग्स टू, यहां पर मैं -1 ले लेता हूं और यहां पे प्लस का 5 ले लेता हूं, जो कि छोटे में लिया है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वाले केस के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले केस के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल और केवल मात्रा में ये ध्यान रखना है कि कौन सा सम्मिलित है और कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर हम -1 लेंगे, तो -1 सम्मिलित है, गहरा गोला लगाया है। 5 लेंगे, 5 सम्मिलित नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, खोखला गोला लगाएंगे, और हमारा जो उत्तर होगा वो -1 और प्लस के 5 के बीच का होगा। जब हमें इसे अंतराल रूप में लिखना होगा तो अंतराल रूप में आप खुद बताइए, क्या -1 सम्मिलित होगा, क्या -1 में असमीका में बराबर का चिन्ह आएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जब जब हमारे पास गहरा गोला आएगा, जब जब हमारे पास बड़ा कोष्टक आएगा, उस केस में क्या होगा, x में हम बराबर का चिन्ह प्रयोग में लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ये -1 प्राप्त होगा और ये 5 प्राप्त होगा, क्योंकि 5 में खोखला गोला है, खोखला मतलब ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब असमीका में क्या होगा, बराबर का चिन्ह 5 में सम्मिलित नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इस केस में हम क्या करते हैं, इस बार लेते हैं x बिलोंग्स टू, यहां पर मैं ले लेता हूं माइनस का 7 ले लेता हूं, ठीक है, और इस बार सम्मिलन का चिन्ह कुछ अलग करते हैं, माइनस का 7 ले लेता हूं और प्लस का यहाँ 4 ले लेता हूं, उसको सम्मिलित कर लेता हूं। देखिएगा भाई, है ना, ये नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल का आपका उदाहरण है, थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे -7 की ना, तो -7 आप देख सकते हैं ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब खोखला गोला होता है, प्लस का 4 है, 4 जो है वो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर गहरा गोला होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ -7 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं। बीच वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा वह हमारा हल होगा, ठीक है, बीच का पूरा क्षेत्र जो होगा वो हमारा हल होगा। जब असमीका रूप में इसको निर्धारित करेंगे तो क्या बोलेंगे, x का मान जो है -7 सम्मिलित नहीं है, तो -7 में बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। क्या 4 सम्मिलित है क्या, जी हाँ 4 सम्मिलित है, तो 4 में क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट और ये सारे के सारे अंतराल रूप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न करते हैं, लेकिन वो प्रश्न कुछ अलग प्रकार के होंगे, उसमें एक वर्ग वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हमें बोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार हमारे पास प्रश्नों में पूछी जाएगी। इस समुच्चय में तो है, आगे वाले चैप्टर संबंध एवं फलन में भी इसका जिक्र काफी बार होगा। जब हम प्रांत और परिसर की बात करेंगे तो इस अंतराल रूप का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। कैसे किया जाता है, किस तरीके से इसको हल करना है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देखिएगा, यहां से हमारे पास
कुछ असमी का रूप में दे रखे हैं और वो दे रखे एक्स स्क्वायर का मान लेस देन ए स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर का मान लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तीसरा एक्स स्क्वायर का मान ग्रेटर देन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखिएगा जिस प्रकार से चार अंतराल रूप उसमें भी थे, इसमें भी चार पैटर्न हैं और इन चार पैटर्न को हमें किस तरीके से हल करना है, 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में आप सभी समझ जाओगे कि इन प्रश्नों का हल हमें किस प्रकार से लेना होता है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इनके आगे केसेस लिख देता हूं। ये हमारा केस नंबर 1 है, ये हमारा केस नंबर 2 है, ठीक है, ये हमारा केस नंबर क्या है 3 है और लास्ट में हमारे पास केस नंबर क्या है अपने पास 4 है, ठीक है। अब इनको कैसे हल करना होता है समझिएगा। जब कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर है, लेस देन के चिन्ह का मतलब क्या होता है कि हमेशा एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से छोटा है, छोटे के बराबर नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास बराबर का चिन्ह आए तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा है, साथ ही साथ बराबर भी है। लेकिन पहले वाले केस में केवल छोटा है, बराबर नहीं है। तीसरे वाले केस में अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं तो एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से बड़ा है, बराबर नहीं है। चौथे वाले केस में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा भी है और बराबर भी है। चारों केसेस आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन क्या इनको निकालने का तरीका काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है, एक दूसरे से समानता रखता है। कैसे रखता है अभी देखते हैं। अब देखिएगा पहले वाले केस में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से, चारों पहले मैं बना देता हूं, आपको समझ में आएगा और आनंद भी आएगा कि किस तरीके से इसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिएगा जब कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर का मान लेस देन ए स्क्वायर है, उस केस में क्या कीजिए, कुछ भी नहीं करना, वर्गमूल लूंगा तो लेस देन क्या होगा, यहां पर प्लस माइनस का ए होगा, ठीक है। लेस देन क्या होगा, प्लस माइनस का ए होगा। ये बराबर का चिन्ह नहीं लगाना, बराबर का चिन्ह तो सेकंड वाले केस में आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास लेस देन का चिन्ह आया तो यहां पर क्या आएगा, प्लस माइनस का ए आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां से मैं एक काम करता हूं, ये माइनस से लगाता हूं, यहां पे क्या लगाता हूं, प्लस से लगाता हूं, ठीक है। अब जब कभी भी लेस देन का चिन्ह, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो उत्तर होगा वो माइनस ए और प्लस ए के बीच वाला मान होगा। कौन सा मान होगा, माइनस ए और प्लस ए के बीच वाला मान होगा। और ध्यान दीजिए क्या इसमें प्लस ए और माइनस ए सम्मिलित होगा क्या, जी हाँ, प्लस ए माइनस ए सम्मिलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन से गोले आएंगे, खोखले गोले आएंगे। और कैसे आएंगे देखिएगा, यहां पर अपने पास खोखला गोला आएगा, यहां पर अपने पास खोखला गोला आएगा और बीच का जो आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र होगा, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आप सभी को। माइनस ए और प्लस ए दोनों के बीच में खोखला गोला और खोखले गोले का बीच वाला भाग जो होगा वो हमारा हल होगा। अब हम बात करते हैं, केस नंबर 1 देख लिया, केस नंबर 3 की पहले, सॉरी केस नंबर 2 की बाद में बात करेंगे, 3 बाद में देखेंगे, पहले 2 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, एक्स का जो मान है वो लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस का ए है। वर्गमूल लेते ही प्लस माइनस आ जाता है, इसमें बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह होने का मतलब है इस बार गोला जो होगा वो खोखला गोला नहीं होगा, क्या होगा, गोला जो होगा वो ठोस गोला होगा, जो यहां पर हमें सम्मिलित करना है, ठीक है। ये माइनस से आएगा, ये प्लस से आएगा, ये गोला हमने ठोस कर दिया, ये गोला हमने ठोस कर दिया और दोनों के बीच वाला जो भाग होगा वही हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। चीज समझ में आ रही है। जब जब लेस देन की बात करेंगे, माइनस ए और प्लस ए के बीच वाला भाग हमारा हल क्षेत्र होगा। जब जब हम लेस देन की बात करेंगे, माइनस ए और प्लस ए के बीच वाला भाग हमारा हल होगा। लेकिन जो सम्मिलित है उसको हमें ठोस बनाना है, जो सम्मिलित नहीं है उसे हमें क्या बनाना है, खोखला बनाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अंतराल रूप में इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में एक्स स्क्वायर का मान ये, तो एक्स का मान क्या होगा, ग्रेटर देन प्लस माइनस का, ग्रेटर देन प्लस माइनस का। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आपके पास ग्रेटर देन प्लस माइनस का ही आया है, इसका मतलब हमारे पास यहां पर इक्वल्स टू नहीं है, मतलब माइनस ए तो बनेगा, प्लस ए भी बनेगा, गोला भी कौन सा आएगा, खोखला गोला आएगा। लेकिन इस बार हमारा हल क्षेत्र इन दोनों के बीच का नहीं होगा, इन दोनों से परे होगा, मतलब ए से इस साइड वाला और माइनस ए से इस साइड वाला, मतलब हमारा हल क्षेत्र कुछ ऐसा होगा। ये दिखाई दे रहा है। लेस देन के केस में बीच वाला लेना है, ग्रेटर देन के केस में हमें क्या लेना है, माइनस ए और ए के बीच वाले के अलावा वाला लेना है। ए के इस वाला भाग आएगा, माइनस ए के इस वाला भाग आएगा, बीच वाला नहीं लेना है। लास्ट वाले केस को देखिए, अगर आपको पहले 3 केस समझ में आ गए तो लास्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस का। इस बार सम्मिलन का चिन्ह है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा हमारा माइनस ए सम्मिलित होगा
सम्मिलित होगा मतलब गहरा गोला आएगा, प्लस ए सम्मिलित होगा, गहरा गोला आएगा, लेकिन चिन्ह किसका है, चिन्ह जो है वह ग्रेटर देन का है। इसका मतलब हमारा आंसर दोनों के बीच वाला नहीं होगा, ए से इस तरफ वाला होगा, ए से इस तरफ वाला होगा और माइनस ए से इस तरफ वाला होगा। ठीक है जी, माइनस ए से इस तरफ वाला होगा। इस तरीके से हमने ये चारों अंतराल रूप देखे जो कि हमें वर्ग में दे रखे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको समझना कि इसका मतलब क्या होता है। वास्तविकता में यह गणितीय रूप है, लेकिन वास्तविक जीवन में या वास्तविक संख्याओं के रूप में इसका क्या अर्थ होता है उसको भी मैं आपको समझा देता हूं, समझिएगा, देखिएगा कैसे। अगर मैं बात करूं कि हमें निकालना है एक्स स्क्वायर इज लेस देन, मान लीजिए यहां पर मैं 4 ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन यहां पर 4 ले लेता हूं, ये मैं इससे संबंधित एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान देकर के समझिएगा कि एक चीज क्या लिखी हुई है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का मान लेस देन 4 ले रहा हूं तो हमारे प्रश्न के फॉर्मेट के हिसाब से इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा बन रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर वाला। क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर वाला। इसका मतलब एक्स का जो मान है, एक्स का जो मान है वह प्लस माइनस का ही आएगा, एक्स का जो मान है वह प्लस माइनस का ही आएगा। अब समझिएगा कि x का मान प्लस माइनस a का मतलब क्या होगा, यहां से हमारे प्रश्न में x का मान लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 4 का जैसे ही वर्गमूल लोगे प्लस माइनस का 2 हमें प्राप्त होगा। लेकिन अब इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। अर्थ का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा, अगर इसे हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है, इसका मतलब क्या होगा, -2 और +2 के बीच का, -2 और +2 के बीच का, -2 भी सम्मिलित नहीं होगा, +2 भी सम्मिलित नहीं होगा, मान हमेशा क्या आएगा इन दोनों के बीच का। बीच में कौन कौन से मान आते हैं, -1 आएगा, 0 आएगा और +1 आएगा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत और अनंत मान -2 और 2 के बीच में आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मैंने चुनिंदा मान यहाँ पे लिए। तो ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर का मान जब जब 4 से कम आएगा तो हमारा हल क्षेत्र -2 और +2 के बीच का आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही मैं -1 का स्क्वायर करता हूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 से कम प्राप्त होगा। जैसे ही मैं 0 का स्क्वायर करता हूं हमेशा 4 से कम प्राप्त होगा। जैसे ही मैं 1 का स्क्वायर करता हूं हमेशा क्या प्राप्त होगा, 4 से कम प्राप्त होगा। क्योंकि -2 और 2 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग करने पर हमेशा 4 के बीच का मान आता है, इसीलिए हमें इस अंतराल का यह आंसर मिला है। ठीक है, अगर सपोज करो 2 के इधर वाला कोई मान ले लेता, मान लीजिए 2 के इधर वाला कोई मान में ले लेता, 3 ले लेता है ना, तो 3 का स्क्वायर जो है वह कभी भी 4 से छोटा नहीं होता, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, 9 कभी 4 से छोटा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा जिस तरफ दोनों मुंह खुलते हैं वह बड़ा होता है, जिस तरफ दोनों मुंह खुलते हैं वो बड़ा होता है, उसका दूसरा वाला पोर्शन छोटा होता है। तो कभी भी 4 9 से बड़ा नहीं होता, हमेशा 9 4 से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से इस अंतराल रूप को हमने समझा भी है और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हमने देखा। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। देखिएगा आपकी किताब में कुछ ऐसे चिन्ह है, ये वाला चिन्ह सी बना करके और सी को बना करके काट दिया गया है ना, इसका मतलब होता है का उपसमुच्चय, का उपसमुच्चय। ठीक है, और इसका मतलब होता है का उपसमुच्चय नहीं, है ना, का उपसमुच्चय क्या है ये नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जाम्पल में मैं एक समुच्चय लिखता हूं a 2 3, b में लिखता हूं यहां पर क्या 2 और 3, c में यहां पे लिखता हूं 1 और d में यहां पे लिखता हूं 5। तो मुझे ये बताना है, d में यहां पे क्या लिखता हूं केवल 5। तो मुझे यह बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका उपसमुच्चय नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा जब हम a और b की तुलना करेंगे तो उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय तभी कहलाता है जब उस समुच्चय के सारे अवयव पहले वाले समुच्चय में उपस्थित होते हैं। तो b में देखिएगा ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर किसी विद्यार्थी को ये चीज नहीं पता है तो पुराने वीडियोस जाकर के देख सकते हैं, ताकि यहां तक का आपका बेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम वहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। b का मान 2,3 है। ध्यान दीजिएगा b में उपस्थित सारे अवयव चेक कीजिएगा a में है कि नहीं है,
2,3 2,3 है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, बी जो होगा वह उप समुच्चय होगा किसका, ए का। बात समझ में आ रही। अब ए और सी को कंपेयर करते हैं तो सी भी क्या होगा, उप समुच्चय होगा ए का, क्योंकि सी के सारे अवयव ए में उपस्थित है। क्या डी उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा ए का, जी हाँ, डी भी उप समुच्चय होगा ए का। कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि हम देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि हम देख सकते हैं यहां पर कि क्योंकि हम देख सकते तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने यहां पर ए के उपसमुच्चय बी, सी और डी के रूप में यहां पर देखा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे बी का सी से। ध्यान दीजिएगा, बी का सी से कंपेयर करेंगे। बताइएगा आप लोग, क्या 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 सी जो है वो बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है, क्या डी बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि सी के सारे अवयव, सी के सारे अवयव किसमें उपस्थित हैं, बी में उपस्थित है। तो हम बोल सकते हैं सी जो है वो उपसमुच्चय है बी का। क्या डी जो है वो उपसमुच्चय है कि नहीं बी का? जी हाँ, डी भी जो है वो उपसमुच्चय किसका, बी का। और लास्ट हम बात करेंगे क्या डी उपसमुच्चय है कि नहीं है सी का? जी हाँ, डी भी जो है उपसमुच्चय होगा किसका, सी का। तो इस तरीके से आज हमने देखा, क्या देखा, दिए गए अंतराल को किस तरीके से हम कोष्ठकों के रूप में लिखते हैं, कोष्ठकों को कैसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, संख्या रेखा के साथ साथ हमने कैसे असमीका के रूप में देखा, साथ ही साथ हमने 4 अलग अलग असमीकाओं को भी देखा, और उसी प्रकार से हमने उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखा। उसके पश्चात हमने उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं के कॉन्सेप्ट को समझा, और उसके आधार पर हमने कुछ उदाहरणों को भी देखा। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरीके से ऐसी कक्षाओं को देखने के लिए आप हमारी जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियो लेक्चर्स चैप्टर वाइज और सीरीज वाइज अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच।